हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज अपनी इस वीडियो को पूरा करते हैं। जो कि टॉपिक हमारा चल रहा था सेल के बारे में। हमने कल देखा था कि सेल कितने प्रकार की होती है, सेल की खोज किसने करी, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस इज़ द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी कि ये एक आपकी जो कोशिका है उसकी एक संरचना है जिसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिनको वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। तो cell anatomy, that means when we study about the cell we can say cell anatomy। जब हम सेल के एक एक ऑर्गेनल्स का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल एनाटोमी कहते हैं, द स्टडी ऑफ सेल। सेल के बारे में हमने देखा कि सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ विच कांट बी सीन अवर नेक्ड आइज, वी कैन सीज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो हमारी सेल होती है उसको हम दो बड़े भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला जो पोर्शन होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म, और जो हमारा दूसरा पोर्शन होता है हमारी सेल मेमोरी। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ द सेल्स व्हेन वी स्टडी अबाउट देयर एनाटॉमी। फर्स्टली इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडली इज प्रोटोप्लाज्म। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटोप्लाज्म आर divided into two parts. Firstly cytoplasm and nucleus. Basically when the nucleus and cytoplasm are studied together it's become protoplasm, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। तो फर्स्टली न्यूक्लियस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। द कंट्रोलर ऑफ द सेल देखेंगे, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। जो सेंटर में होता है न्यूक्लियस कहते हैं इसको हम। इसके बाद में साइटोप्लाज्म, दिस इज द साइटोप्लाज्म। Basically what is cytoplasm? Basically a fluids which are found inside our cells and or the organelles are laying there, that fluid is called cytoplasm, ठीक है ना। यानी कि हमारी कोशिका के अंदर जो एक द्रव भरा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। बेसिकली अ फ्लूइड विच आर फाउंड बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो दिस इज़ द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ठीक है ना। और एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में डिफरेंस की यदि मैं बात करूँ तो यहीं पे थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले तो जो फ्लैजिला होता है, बेसिकली अ फ्लैजिला प्रेजेंट इसमें नहीं है, और इसमें नहीं है, ये आपकी प्लांट सेल होती है। बेसिकली एनिमल सेल्स में फ्लैजिला होता है, बट प्लांट सेल्स में फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है ना। इसके बाद में बेसिकली एनिमल सेल्स कंटेन सेंट्रोल्स बट प्लांट सेल्स डज नॉट कंटेन सेंट्रोल्स। नाउ प्लांट सेल्स हैव प्लास्टिड बट एनिमल सेल्स नॉट हैव प्लास्टिड। इसके बाद में इसमें प्लांट्स हैव अ लार्ज वैक्यूल्स बट एनिमल सेल्स हैव अ स्मॉल वैक्यूल्स। तो बेसिकली दीज आर द फ्यू डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एंड ऑल द थिंग्स आर सिमिलर। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें जो बचती है वे सब के सब प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या होती है, बराबर होंगे। चलिए तो बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस विद द डायग्राम्स। नाउ वी स्टडी वन बाय वन सेल ऑर्गेनल्स। अब हम एक एक करके सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। चलिए तो देखते हैं। तो फर्स्टली दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स विच आर लेइंग इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म यानी कि जो आपका कोशिका द्रव्य भरा रहता है। तो फर्स्टली इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है दिस इज नोन एज गोल्जी अपरेटस। हमारी सेल्स में एक ऐसी जो कप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, गोल्जी अपरेटस कहते हैं। इसके बाद में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, देखेंगे, स्मूथ और आपका रफ, ठीक है ना। इसके बाद में ये राइबोसोम्स होता है, ठीक है ना। इसके बाद में सबसे सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद में हम बात कर लेंगे सबसे जो बाहर की ओर एक मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड्स की बनी होती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद में उसी सेल्स के अंदर ही कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। इसके बाद में एक बड़ी सी रिक्तिका होती है, उसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। इसके बाद में हमने बात करी कि जो प्लांट सेल्स होती है उसमें सेंट्रियोल नहीं होते, बट एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल होता है, ठीक है ना। और इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके बाद में साइटोस्केलेटन एंड देन फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया। तो दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स विच वी स्टडी वन बाय वन
इन दिस वीडियो। चलिए तो देख लेंगे वन बाय वन। फर्स्टली द आउटर सरफेस अराउंड द सेल, यानी कि एक सेल के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, ठीक है ना, गिव द शेप ऑफ सेल्स एंड बेसिकली इट्स हेल्प्स टू एक्सचेंज द मटेरियल्स विच आर कम्स टू द आउटर साइड्स, यानी कि जो सेल के बाहर से जो भी मटेरियल आता है वो सबसे पहले आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें से होकर आता है। और ये क्या होती है, ये सेमी प्रीमेबल होती है। दैट मीन्स इट कैन बी ट्रांसफ़र अ सेलेक्टेड थिंग्स इनसाइड, यानी कि इसके अंदर से कुछ जो चुनिंदा चीज़ें होती है वही बाहर जा सकती है और अंदर आ सकती है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन आपने देखी, सेल मेम्ब्रेन के कार्य भी आपने देखे, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा और आपको क्लियरली दिखा लेगा। तो ये क्या है आपका फास्फोलिपिड्स, इसके बाद में ये ग्लाइकोलिपिड्स की एक लेयर होती है। नाउ पेरिफेरल प्रोटीन, यानी कह सकते हैं जो आपकी क्या सेल मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली लिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। और ये सेमी परमेबल होती है, केवल सेलेक्टेड थिंग्स को ही अंदर आने देती है, ठीक है ना। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट अ न्यूक्लियस। बेसिकली सेल का एक पोर्शन क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, और प्रोटोप्लाज्म मिलकर बना होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से। तो अभी हमने देखा कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है ना, वो सब हमने देखे। और इसके बाद में हमारा जो सबसे अंदर वाला एक पोर्शन आता है, यानी कि अंदर वाला ऑर्गेनल्स आता है जो प्रोटोप्लाज्म का ही एक पार्ट है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। बेसिकली न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, बेसिकली न्यूक्लियस कंटेन अ न्यूक्लियोलस, एक न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही एक न्यूक्लियस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके बाद में इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, यानी कि जो हमारा केंद्रक होता है, जो कंट्रोलर होता है, कोशिका को जो नियंत्रित करता है, उसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें ये जो धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, दे आर कॉल्ड क्रोमोटिन्स, इन्हें क्या कहते हैं हम, क्रोमोटिन्स कह देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में जो सबसे बाहर की ओर लेयर होती है उस लेयर को हम न्यूक्लियर इन्वलप कह देते हैं, ठीक है ना, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को आपस में अलग करती है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं या फिर न्यूक्लियर इन्वलप कहते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है ना। बेसिकली क्रोमोटिन्स इज व्हाट, बेसिकली क्रोमोटिन्स आर द जेनेटिक मटेरियल्स विच लेइंग इनसाइड द न्यूक्लियस। दे कैन बी RNA और दे कैन बी DNA एंड न्यूक्लियस हैव अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स अराउंड इट। न्यूक्लियस के चारों ओर पाइप की जैसी कुछ संरचनाएं होती है, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इट इज़ द अदर ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, यानी कि ये एक अलग क्या है, सेल्स ऑर्गेनल है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। बट फर्स्टली दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना। फर्स्टली सबसे बाहर की ओर क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वलप होता है। देन इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, कुछ धागे जैसी संरचना होती है, उनको हम क्रोमोटिन कहते हैं। बेसिकली क्रोमोटिन्स आपके DNA और RNA और कुछ प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम हिस्टोन कहते हैं, ठीक है ना। और ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखा। नाउ दिस इज द अदर ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स एंड दिस ऑर्गेनल्स इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने जैसे देखा था, अभी हमने यहाँ देखा था ये वाली स्ट्रक्चर, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ पाइप जैसी संरचनाएं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना। अब हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही देखेंगे जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर सिचुएटेड होता है, ठीक है ना। चलिए, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली there are two types of endoplasmic reticulum. Firstly, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपका जो फैट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह का सिंथेसाइज करता है। और जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिंथेसाइज करता है प्रोटीन का, ठीक है ना। इसके बाद में इट कनेक्टेड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है ना। तो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, मैंने बताया ये सिंथेसाइज कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का, और जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनसे सिंथेसाइज होता है प्रोटीन का, ठीक है ना। और इसी के ऊपर बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, कुछ पॉइंट्स पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। बेसिकली राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है ना। तो ये एक दूसरा ऑर्गेनल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है उसे हम कहते हैं राइबोसोम्स, जिसको हम आगे देख लेंगे। चलिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। बेसिकली राइबोसोम्स हैव 2 यूनिट्स, लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट्स, ठीक है ना। तो जो हमारा राइबोसोम्स होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है, ठीक है ना, और इसका जो फंक्शन होता है सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन, सो इट इज़ कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की फैक्ट्री हम इसे कहते हैं। इसके बाद में ये 2 यूनिट होती है, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट। तो बेसिकली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ राइबोसोम्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, mRNA, tRNA और rRNA, ठीक है ना। mRNA मैसेंजर RNA एंड tRNA ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA, ठीक है ना, विच हेल्प्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये राइबोसोम्स है, हमने देखा। इसके बाद में tRNA, mRNA और ये सब कुछ किस प्रकार से ये क्या कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है ना। प्रोटीन फॉर्मेशन में बड़ी हेल्प करता है आपका राइबोसोम्स। नाउ दिस इज द आल्सो स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। ये इसके 2 कंटेंट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। चलिए, नाउ ये हमने पढ़ लिया, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब ये तीनों चीज़ें हमने क्या क्या पढ़ी वो हम यहाँ देख लेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये हमने पढ़ लिया। नाउ पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर 2 टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब हमने पढ़ लिया। और देन रेड कलर के ये जो इस पे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, दे आर कॉल्ड राइबोसोम्स, ठीक है ना। राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन फैक्ट्री होती है और इसमें भी 2 यूनिट से मिलकर बनी होती है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट्स। सोम्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, mRNA मैसेंजर RNA, tRNA ट्रांसफर RNA और आपका rRNA राइबोसोमल RNA, ठीक है। तो चलिए इनके फंक्शंस RNA, mRNA, tRNA और rRNA एक दूसरी आपकी वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे। चलिए, नाउ दिस इज द अदर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनल्स। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज विच आर जस्ट लाइक अ cup like structure known as Golgi apparatus, and Golgi apparatus are discovered by Camillo Golgi. Its other name is Golgi apparatus and it is discovered by Camillo Golgi, ठीक है ना। तो ये कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। दिस इज अ कप, फिर हम इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी अपरेटस भी कह सकते हैं और कैमिलो गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी हम कह सकते हैं। दीज आर द फ्यू नेम्स ऑफ द गोल्जी अपरेटस, ठीक है ना। चलिए, इसमें क्या क्या होती है, इसमें वेसिकल्स होती है, इसमें सिस्टीन्स होती है, ल्यूमिन होता है, ठीक है ना। दीज आर द फ्यू स्ट्रक्चर्स विच प्रेजेंट इन गोल्जी अपरेटस। एंड अभी मैंने बताया कप की जैसी संरचनाएं होती है। एंड इट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स आफ्टर द मेकिंग ऑफ प्रोटीन थ्रू द राइबोसोम्स, दे पैक्ड अ प्रोटीन्स इनटू पैकेट्स। ये पैकेट्स में पैक करने का काम करती है प्रोटीन को और इसको ट्रांसपोर्ट करने का पूरी सेल्स में, फिर जहाँ भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वहीं पर इसको पैकेट के रूप में ट्रांसफ़र कर देती है और इसलिए इसको हम ट्रैफिक पुलिस भी कहती है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट करती है। नाउ अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स आर कम्स, इट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम क्या कह देती है, माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ वी विल डिस्कस अदर थिंग्स। दिस इज आवर cells and this mitochondria, these all are mitochondria laying in cells, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियाज कंटेन अ फ्लूइड विच इज नोन एज मैट्रिक्स, यानी कि इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर,
इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो आपकी मेम्ब्रेन होती है। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट विच इज नोन एज क्रिस्टी। इन्हें हम क्या कहते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहती है। एंड ऑक्सीडेशंस आर हैपेंड इनसाइड द राइबोसोम्स, ठीक है ना। तो ये डीएनए ग्रैन्यूल्स, इसके बाद मैट्रिक्स, और इसमें यहाँ यहीं पे एक F1 पार्टिकल्स भी होता है, ठीक है ना। F1 पार्टिकल्स आर लेइंग देयर, ठीक है ना। तो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। इसमें कुछ अलग है क्या, नहीं, सब कुछ। तो बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया also called the powerhouse of the in the mitochondria glucose are burned with the help of oxygen and all the cellular respirations are happened in this structure। यानी कि इसी स्ट्रक्चर के अंदर, इसी संरचना के अंदर क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण होता है, किसका, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से बहुत सारी क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। पूरी सेल को जो ऊर्जा का देने का कार्य करता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय अल्टमान इन 1900। अल्टमान इन इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी, अल्टमान ने करी थी, 1900 में इसकी डिस्कवर की थी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ एंड द अदर ऑर्गेनल्स इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ये दिस इज द प्लांट सेल, दिस इज द प्लांट सेल्स बिकॉज वैक्यूल्स आर लार्ज। इसमें क्या है, वैक्यूल बड़ी है। एंड फाइनली ए ग्रीन पिगमेंट्स आर फाउंड इन दिस स्ट्रक्चर। सो इट इज़ अ प्लांट सेल। जहाँ भी आपको बड़ी वैक्यूल मिलेगी और क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, डेफिनेटली दिस सेल्स आर प्लांट सेल, ठीक है ना। तो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इनटू द फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। ग्रीन पिगमेंट्स आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट विच इज नोन एज क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट, ठीक है ना। Those radiations which comes from the sun it traps and make a photosynthesis process, ठीक है ना। तो this is the typical structure of chloroplast. Now if we are discuss about chloroplast also are double membrane structure, firstly outer membrane then inner membrane, ठीक है ना। और इसमें ये जो कोइन जैसी स्ट्रक्चर होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, थैलोकोइड्स कहते हैं। These are called thylakoids. And now lamella, that thylakoids are attached together with the structures, this structure is known as lamella, ठीक है ना। ये इनको हम क्या कहते हैं, लेमेला कहते हैं। और जो ये थैलोकोइड्स बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेनम कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्रेनम। चलिए तो चलिए नाउ ये भी एक दूसरी स्ट्रक्चर है आपकी, ठीक है ना। ये प्लांट सेल्स की आपकी है, तो इसमें देखा होगा आपने। तो गोल्जी अपरेटस ये सब कुछ ये तो टिपिकल होगी। इसके बाद में ये आपकी, चलिए ठीक है तो आगे देख लेते हैं। नाउ प्लास्टिड, बेसिकली दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट सेल एंड प्लास्टिड आर 3 टाइप्स। फर्स्टली क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। यानी कि जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं। और प्लास्टिड 3 टाइप की होती है। सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। When we are talking about a chloroplast help to photosynthesis, यानी कि इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। When we are talking about chromoplast, basically it's found inside the flowers, और ये फूलों में होता है और फूलों को चमकीला बनाने का कार्य करता है क्लोरोप्लास्ट। और इनकी चमक की वजह से, फूलों की चमक की वजह से ही जो कीट होते हैं वो इनकी ओर एक्ट होते हैं और क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नाउ ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड, बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड रूट्स एंड फ्रूट्स, ठीक है ना। एंड दे आर मैनी टाइप्स, ठीक है ना। इनके बारे में यानी हम पढ़ेंगे, जड़ और आपके तने और फूल फलों में आपका ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में, हरे जो भी प्लांट का जो हरा पोर्शन होता है उसमें होता है। क्रोमोप्लास्ट फूल में होता है और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो फल में, स्टेम में और रूट्स में प्रेजेंट होता है। नाउ लाइसोसोम्स, बेसिकली ड्यू आर डिस्कवर्ड दिस स्ट्रक्चर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कम्स फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस। ये गोल्जी अपरेटस से बनने वाला आपका ऑर्गन होता है। और बेसिकली दिस इज आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग बिकॉज इट्स कंटेन अ मल्टीपल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इफ दिस structures are burst then all the cells will damage,
पूरी की पूरी सेल्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है यदि ये स्ट्रक्चर आपकी फट जाती है। बिकॉज इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव क्या होती है, ऑर्गन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और इसीलिए इसको हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं, जिसको डी ड्यू ने डिस्कवर किया था। ठीक है ना, ये आपकी सेल्स में प्रेजेंट होती है, ये आपकी है, और इसमें बहुत सारे क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और यदि ये गलती से फट जाए तो इस पूरी सेल्स को नष्ट कर सकती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी कह देते हैं। ठीक है ना, चलिए तो आगे देख लेते हैं। नाउ सेंट्रोल्स, बेसिकली दिस इज द सेंट्रोल, जस्ट लाइक if you are talking about plastid found only in plant cell, just like centrioles found only in animals। कब आता है ये, तब आता है जब सेल्स के क्या हो रहे होते हैं, डिवीजन हो रहे होते हैं, टुकड़े हो रहे होते हैं। ठीक है ना, तो सेंट्रोल्स, चलिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोल्स। ठीक है ना, ये आपका सेल्स का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा। ठीक है ना, एनाफेज स्टेज में, और ये आपका सेंट्रोल्स कहते हैं। ठीक है, नाउ वैक्यूल्स, अभी हमने वैक्यूल्स के बारे में देखा कि व्हाट इज़ वैक्यूल्स। बेसिकली वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में छोटे होते हैं बट प्लांट सेल्स में बड़ी होती है। ठीक है ना, एंड दे स्टोर्ड अ फूड, इसका जो फंक्शन होता है फूड को स्टोर करने का होता है, एंड आल्सो इट्स हेल्प्स टू एक्सक्रिएट अ सब्सटेंस टू रिमूव फ्रॉम द सेल। चलिए तो ये है, द वैक्यूल इज द स्टोरेज स्ट्रक्चर इन ए सेल्स, इट कैन होल्ड फूड फॉर लेटर यूज और वेस्ट फॉर रिमूवल। यानी कि इसका जो कार्य होता है वो फूड को स्टोर करने का और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का इसका फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। बेसिकली दिस इज द वैक्यूल। ठीक है ना, नाउ फ्यू डिफरेंस, जो अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी प्लांट सेल्स की और एनिमल सेल्स की, उनमें डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिकली these mitochondria, Golgi apparatus which is discussed by Camillo Golgi, mitochondria discovered by Altman, and rough endoplasmic reticulums and smooth endoplasmic reticulums, then nucleus discovered by Robert Brown। ठीक है ना, now cytoplasm and ribosomes, basically these organelles are similar to all plant cell and animal cells। ये दोनों में होती है, यानी कि ये कॉमनली होती है। दीज आर द कॉमन ऑर्गन्स बोथ। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्लांट सेल्स कंटेन ओनली सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट और फ्लैजिला ओनली इन गैमिट्स, फ्लैजिला ओनली गैमिट्स। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल, नो सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती, स्मॉल, और नो वैक्यूल्स, नो क्लोरोप्लास्ट, और इसमें फ्लैजिला होता है। तो डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। चलिए तो इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि न्यूक्लियस जो हमने देखा, ठीक है ना, जो रॉबर्ट ब्राउन ने जिसकी खोज करी थी, ठीक है ना, तो इसको ब्रेन कहती है। द ब्रेन ऑफ द सेल्स इज नोन एज न्यूक्लियस। के बाद माइटोकॉन्ड्रिया आता है, पावर हाउस ऑफ द सेल्स विच इज डिस्कवर्ड बाय अल्टमान। फिर हमने क्या देखा, गोल्जी अपैरेटस देखा विच इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, और इसका काम क्या होता है, पैकेजिंग का होता है। जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन को सॉर्टिंग करता है, पैकेजिंग करता है और उसको ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए हम इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस, इट सिंथेसाइज एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एक्सपेंशन। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट फाउंड ओनली इन एनिमल प्लांट सेल्स विच हेल्प्स टू फोटोसिंथेसिस ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये हमने सब बता दिया। नाउ फ्लैजिला ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, इट्स हेल्प्स टू लोकोमोशंस एंड सेंसरी फंक्शंस। नाउ वैक्यूल्स, स्टोरेज एंड मेंटेनिंग होमोस्टेसिस और रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स। ये जो प्लांट होता है, प्लांट में बड़ी होती है और एनिमल सेल में छोटी होती है। नाउ लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग्स विच इज डिस्कस्ड बाय डी ड्यू, डाइजेशंस और लार्ज मोलिक्यूल्स। इसके अंदर ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल्स, यदि गलती से सेल फट जाए तो ये पूरी सेल्स को डैमेज कर सकती है। ठीक है ना, इसके बाद में राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स आर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये आज की वीडियो हम यहीं पर अपनी समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो में आपने सेल्स के बारे में पूरी डिटेल से अध्ययन किया, तो आशा है कि आपको ये बड़ी अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।